डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साउ SAU साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, उसके PhD के टेस्ट मुझे बताया गया है कि वो भी हाल में ही है IR की, और कल मुझे बताया गया है कि मास्टर्स इन IR के जो टेस्ट होंगे वो कल ही हैं, 20 अप्रैल। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए ला रहा हूँ कि कल जिनका एग्जाम है उनको भी इससे फायदा हो जाए, और जिनका PhD का MA जो IR में जो PhD की एंट्रेंस टेस्ट है उसमें तो फायदा होगा ही है। क्या ये 2023 में जो पेपर हुई थी, मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, जो पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, मेंबर हैं, उन्होंने मेमोरी रिकॉल पेपर्स भेजा था। ऑफ कोर्स सारे पेपर नहीं भेज पाए थे। 50 क्वेश्चन था, जिसमें कि करीब 15-20 क्वेश्चन तो पैसेज टाइप के थे। 30 क्वेश्चन केवल जो है पूछा गया था, उसमें से करीब 25 क्वेश्चन उन्होंने रिकॉल कर लिया था। इट वाज ट्रेमेंडस, थैंक यू स्टूडेंट्स। उन क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस बिगिन साउ PhD IR मेमोरी रिकॉल 2023 पेपर। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार। यदि आप ये दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट जो है वो JMI की IR है, या पॉल साइंस, या PubAd, या AMU का एग्जाम दे रहे हैं, या सिपेट उड़ीसा दे रहे हैं, या CPG असम, या कोई अदर PG एंट्रेंस टेस्ट जो बाहर है CUET PG के लिए, तो आपके पास में मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का, जो अभी जस्ट शुरू हुआ है। इसके बारे में यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन गेट by writing a mail at paulsciencehelp@gmail.com। इसमें अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर भेजें। यदि आप नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट या SSB उड़ीसा या इस तरह के जॉब ओरिएंटेड टेस्ट दे रहे हैं पॉल साइंस में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनगोइंग नेट JRF बैच जून 2024 के लिए। उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। रेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट व्हेन यू सेंड ए मेल विथ योर नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर at paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे। और ये बुक जो है आपके एग्जाम के लिए खासा उपयोगी साबित हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। साउ की जो ET एग्जाम गाइड है वो तो इस बार काफी लोगों ने इसको पसंद किया भी है। ये PhD एग्जाम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम गाइड फॉर जो CUET PG है वो आपको किसी भी अन्य एग्जाम जो अभी मैं नाम ले रहा था उसके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है। और ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस को तो आप लोगों ने एकदम एक मोस्ट पॉपुलर MCQ बुक बनाया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब की डायरेक्ट लिंक जो है अमेजन पे यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा UGC नेट गाइड जो है वो अभी भी इंस्टा मोजो पे PDF वर्जन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इन सब का आपको क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे, वहां देख सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। Who developed a theoretical framework known as the Society of States approach which laid the foundation of the to the English school? जो इंग्लिश स्कूल है, जिसको हम इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं, वो एक तरह का बीच की धारा है रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में, जिसमें ये माना जाता है कि जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी की तरह एक्ट करता है, जहां नॉर्म एंड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर उस नॉर्म से गाइडेड होते हैं, और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उससे स्टेट की बिहेवियर जो है वो एक तरह से मॉडरेट होती है। और ऐसे सोसाइटी को कैसे बनाया जाता है, और उसके क्या क्या जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, और कैसे बनना चाहिए, इन सब पे जो विचार इंग्लिश स्कूल करती है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं वो हेडली बुल हैं, जिन्होंने कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है डेवलप किया था, जिसके बेसिस पे ये स्कूल फंक्शन करता है। यहाँ आपको केनेथ वॉल्स दिखते हैं, जो न्यू रियलिज्म के फादर हैं। अलेक्जेंडर वेंट, जो आप कहे जा सकते हैं फाउंडर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड माइकल डोयल, जिन्होंने कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिफॉर्म प्रपोजल फॉर UNSC। यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट की ये जो ऑप्शन है वो मैंने खुद बनाया, ऐसे नहीं कि ऑप्शन स्टूडेंट इतना याद कर पाए। और क्वेश्चन भी लगभग आप कह सकते हैं उससे मिलते जुलते लगभग क्वेश्चन हो सकता है, एक दो वर्ड इधर उधर हो। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिफॉर्म प्रपोजल टू UNSC। बहुत सारे रिफॉर्म जो है इसमें करने की जरूरत भी और उठाए भी जाते हैं, जैसे एक्सपेंशन होना चाहिए परमानेंट मेंबर्स के, अभी केवल 5 हैं। वीटो जो है एक अजीब तरीके से लगती है, उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कब वीटो यूज करें। रीजनल रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा होना चाहिए, अभी जैसे अफ्रीका रिप्रेजेंटेड ही नहीं है।
देन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए यूएनएससी में, वोटिंग पे भी हो सकती है, तो ये आउटलायर है। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तो ये भी एक रिफॉर्म प्रपोजल है। विच ऑफ दीज डज नॉट गो विथ लिबरल थॉट ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी? यदि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को लेकर के देखें तो लिबरलिज्म क्या सोचता है कि भाई सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई ऊपर या कोई नीचे होता है जो लॉजिक कहते हैं, तो वो नेचुरल है, ऐसा होगा ही। इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आप जो भी करते हो उसको कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक आउटकम उसका होना चाहिए, उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पाई आपका जो है बड़ा होगा, तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगी। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदमी आप जो मेहनत करता है लाइफ में, जो आप चॉइसेस लेते हैं उसके अनुसार से आपकी इनकम वेल्थ होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि ये कितना दूर तक लिबरलिज्म इसको सपोर्ट करता है। यदि मॉडर्न लिबरलिज्म देखें थोड़ी बहुत करता है, लेकिन लिबरल थॉट के साथ में सोशल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं जाती है। लक इगैलिटेरियनिज्म जाती है कि ब्रूट लक के बेसिस पे केवल ऊपर नीचे लोगों को नहीं होना चाहिए। अपना खुद का जो ऑप्शन आप लेते हैं लाइफ में, जो चुनते हैं और मेहनत करते हैं, उसके बेसिस पे ही आपकी जो है स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए। तो लक इगैलिटेरियनिज्म भी इंक्लूडेड है, तो केवल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। हु इज नियो रियलिज्म या नियो रियलिस्ट थिंकर? इसमें से थ्यूसिडाइडस जो हैं वो क्लासिकल हैं, मॉर्गेंथाउ क्लासिकल हैं, केनेथ वॉल्ज हैं, यही सही आंसर है। मैकियावेली भी क्लासिकल है। Whose work challenges traditional approaches to international relation and emphasizes the importance of historical context, power relation, ideology in shaping global politics? ये critical thinking का एक पार्ट है, आप इसको 2 बार पढ़िए। और इसको देने वाले हैं रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, जिन्होंने बुक लिखी थी प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर 1987 में। और इनका एक फेमस जो लाइन है वो इनके आइडियोलॉजी को या थॉट को दर्शाता है कि ऑल थ्योरीज आर फॉर सम वन एंड फॉर सम पर्पस। मतलब कहने का है कि थ्योरी एंड जो थ्योरिटिशियन है वो दोनों कोई न्यूट्रल नहीं होते हैं, वो ए पॉलिटिकल नहीं होते, वो एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है, पॉलिटिकल एक्ट होता है, और वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर स्ट्रीम जो या पॉलिटिकल करंट को प्रमोट करने के लिए जो है थ्योरी बनाई जाती है एक पर्टिकुलर थिंकर के द्वारा। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड रिवर एज ए लिविंग एंटिटी? ये इंडिया में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने किया है, उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, करंट इवेंट का एक तरह से क्वेश्चन था। गंगा यमुना को जो है लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी मतलब उसको कुछ लीगल राइट्स मिल जाएंगे कि इनको उसको प्रोटेक्ट करना है, इसको जिंदा रखना है। इंडिया रेज्ड विथ विच इशू एट द यूएनएससी ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंटशिप? इंडिया को 21-22 में प्रेसिडेंटशिप मिला था 8वीं बार, प्रेसिडेंटशिप नहीं मतलब मेंबरशिप मिला था यूएनएससी का, और एक बार शायद अगस्त 21 में या 2 में ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो इन्होंने कौन कौन सा इशू उठाया था, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि ऑल ऑफ द अबव है तो आपको उसी पे टिक मारना चाहिए। श्रीलंका सिविल वॉर, नेपाल कम्युनिस्ट ग्रुप, अफगानिस्तान रेजिम चेंज, इन सब पे उठाया गया होगा, तो आप गेस कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव भी सही होगा, क्योंकि स्पेसिफिक जानना बहुत डिफिकल्ट है कि एक महीने की रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप होती है, उसमें इंडिया ने क्या क्या उठाया। Which of these is not a member of Mekong Ganga Corporation? शायद क्वेश्चन दूसरे ढंग से था, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन पे और कुछ कुछ था। मेकोंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इन सब कंट्री से, मलेशिया को हटा दीजिए तो इन सब कंट्री, थाईलैंड, म्यांमार और जो कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, इन सब से गुजरने वाली, तो उसके जो एक कल्चरल इसमें है, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, लोगों का आदान प्रदान एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, ये सारा मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। इसमें मलेशिया इसका पार्ट नहीं है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन इन यूक्रेन वाज रिलेटेड टू विच इशू? अब देखिए कैसे सेकंड लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। जो फर्स्ट लेवल क्वेश्चन होता है तो होता है कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है। सेकंड लेवल आपको बता दिया कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में होता है। अब आपको सेकंड लेवल क्वेश्चन पूछा डीपर कि ये किस इशू पे हुआ था, और इसका आंसर है कि वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें जो फ्रॉड को लेके जनता सड़कों पे उतर आई थी कि इसमें फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, रिगिंग हुई है, और यही जो है इशू था। बाद में रीवोट कराया गया और जो कैंडिडेट हारे थे वो जीते, तो एक्चुअल में रिगिंग हुई थी। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन उससे रिलेटेड है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट यूरोपियन यूनियन? तो इसमें देखिए 25 मेंबर यूज यूरो एज ए करेंसी, यही गलत है। जर्मनी फाउंडिंग मेंबर है, 6 मेंबर फाउंडिंग थे। माल्टा स्मॉलेस्ट कंट्री है। क्रोएशिया लास्ट मेंबर है टू ज्वाइन।
20 मेंबर आउट ऑफ 27 जो है यूरो जोन के अंदर आते हैं, जो यूरो यूज करते हैं। जो 7 मेंबर यूज नहीं करते हैं वो बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन। आइजनहावर डॉक्ट्राइन क्या था, ये पूछा जा रहा है। बाय यूएसए यूजिंग यूएसएसआर टू विच पर्टिकुलर रीजन, मतलब यूएसए यूएसएसआर के अगेंस्ट में यूज किया था, उसको रोकने के लिए, उसको कंटेनमेंट के लिए किस पर्टिकुलर रीजन में। ये मिडिल ईस्ट है, इसको यहां पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आइजनहावर डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ये सब हमें जानना चाहिए। सो आइजनहावर डॉक्ट्राइन वाज अ यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी दैट डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड स्टेट वुड प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू मिडिल ईस्टर्न कंट्री। अभी भी इसराइल को दे रही है, सऊदी अरेबिया को भी दिया है यूएसए इन ऑर्डर टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। अभी तो वो ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए देते हैं। इट वाज स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट that were seen as vulnerable to Soviet aggression, including Lebanon, Jordan, and Iraq. The doctrine was announced by President Dwight D. Eisenhower in 1957 during the Cold War and was intended to contain Soviet influence in the Middle East. Still, that doctrine is going on. Of course, अभी ईरान, सोवियत रूस और चाइना इनका ट्रॉयका को कंट्रोल करता है, खास के ईरान। What is the primary role of IMF? इस तरह से पूछा गया था, इसका प्राइमरी रोल वही है जो यहाँ लिखा गया है। बेसिकली जब IMF एज ए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट कंस्टिट्यूट हुआ था 1944-45 में, तो इसका काम था एक्सचेंज रेट को एक तरह से कंट्रोल करना, मतलब उसको मॉनिटर करना। जो उस समय में डॉलर पेग किया गया था गोल्ड से, $35 एक ऑन्स गोल्ड, और डॉलर जो है वो सभी अदर करेंसी के साथ पेग किया गया था। ये ब्रेटन वुड सिस्टम 1973 में टूट गया था, उसके बाद फ्लोटिंग रेट सिस्टम आ गया। तो IMF का रोल तो वहाँ पे रिलेटेड था, लेकिन बाद में उसका रोल जो है वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट वर्ल्ड में हो रहा है उस पर नज़र रखना, खास करके यदि किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रबल हो, जिससे उसका इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉर्ट आउट करना, टेक्निकल असिस्टेंस देना कंट्री को, डेवलपमेंट के लिए रास्ता बताना। तो ये यहाँ पे लिखा गया, टू इंश्योर ए स्टेबल एक्सचेंज रेट रेजिम एंड प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस टू कंट्री फेसिंग क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये इसका जो है मेन रोल है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सी में आपको मेन रोल दिखता है वर्ल्ड बैंक का, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। इसके लिए जो लोन देती है ये वर्ल्ड बैंक देती है। IMF की एक सिस्टर संस्था है, ये भी जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहलाती है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि WTO इज नॉट ए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, वो यूनाइटेड नेशन की एक इंस्टीट्यूशन थी। GATT उसका नया अवतार है। Who coined the word थर्ड वर्ल्ड? तो इस तरह के देखिए ये प्रॉप है, इसके 15-20 क्वाइनिंग जो है मेरे IR गाइड से लेके साउ गाइड में, उसको पढ़ लीजिए। अल्फ्रेड स्वेवी ने ये वर्ड क्वाइन किया था थर्ड वर्ल्ड। किसने कहा सुपर पावर, किसने कहा फेमिनिज्म, किसने आइडियोलॉजी, ऑल सॉर्ट ऑफ जो जेनोसाइड किसने क्वाइन किया, किसने कोल्ड वॉर क्वाइन किया, ये सारे जो क्वाइनिंग है ये आपको जानना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। Which of the thinkers is not related to work on political economy? Political economy क्या है? जहाँ politics और economy मिलती है। इनफैक्ट हर economy जो है politics है। एडम स्मिथ एंड ऑल, ये सब political economy के ही थिंकर हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखिए तो रॉबर्ट गिल्पिन, इमैनुअल वॉलस्टीन, जिन्होंने की डिपेंडेंसी थ्योरी पे काम किया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, सुजान स्ट्रेंज, जिन्होंने की काफ़ी सारा कैसिनो कैपिटलिज्म एंड ऑल, मार्केट एंड स्टेटस पे काम किया। केनेथ वॉल्श को आप नहीं कह सकते पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, ये न्यू रियलिज्म के एक तरह से जनक। फर्स्ट रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कोई ही जानता होगा। कंपाला युगांडा में हुआ था 2010 में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में है। रोम स्टैट्यूट 1998 के तहत ये सेटअप हुआ 2002 में। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये इंडिविजुअल जो क्राइम होते हैं, जो जेनोसाइड के या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एग्रेशन, इस टाइप के, जैसे पुतिन पे भी किया गया है, नेतन्याहू पे भी केस किया गया है, इस तरह से यदि कोई एक इंडिविजुअल यदि कोई इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री डज नॉट क्लेम इट्स लैंड ऑन अंटार्कटिका? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 7 कंट्री जो है क्लेम करते हैं
टेरिटोरियल क्लेम अंटार्कटिका पे, उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूके। उसमें यूएसए नहीं है सरप्राइजिंगली। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली, एग्रीमेंट साइंड एयर। तो बाकी को मैंने दिया, इसमें वैजनर जो है वो रिकॉल कर पाए थे स्टूडेंट, आशगाबाद भी रिकॉल कर पाए थे, बाकी दो मैंने अपने मन से दिया है। तो वॉजनर एग्रीमेंट जो है 1996, वॉजनर एग्रीमेंट जो है एक तरह का ट्रेडिशनल बट वेरी वाइटल काइंड ऑफ जो टैंक एंड अदर्स होते हैं, जो जो हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ होते हैं इक्विपमेंट, जो ट्रेडिशनल भी हैं और एक तरह का मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उसका मिक्स्ड फॉर्म है वॉजनर एग्रीमेंट। उस तरह के कंट्रोल रेजिम के लिए एक एग्रीमेंट है, इंडिया इसका पार्ट है। रोम स्टैट्यूट आपने देखा कि 1998 का है, इसलिए ये गलत है, जिससे कि आईसीसी बनती है। ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये यूनाइटेड नेशन के एजीज में ये 2017 में हुआ था, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया ना तो एनपीटी को साइन किया, ना सीटीबीटी, ना ही टीपीएनडब्ल्यू को, याद रखिए। अशगाबाद एग्रीमेंट 2016 में आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या है। ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसमें कि इंडिया भी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, for creating an international transport and transit corridor facilitating transport of goods between Central Asia and Persian Gulf। आप इससे जुड़ा हुआ आप अभी याद कर सकते हैं कि आईमेक अभी जस्ट इस्टेब्लिश हुई है, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप तक एक कॉरिडोर बनेगी। तो वो भी, उसमें इसराइल भी है और मिडिल ईस्ट कंट्री, इसलिए वो थोड़ी खटाई में पड़ गई। तो इस टाइप के जो कॉरिडोर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीआरआई जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरिडोर चाइना के नेतृत्व में बन रही है, जो कि मल्टी मॉडल होती है, मतलब उसमें कुछ वाटरवेज होते हैं, कुछ रोड, कुछ एयर, और उसके थ्रू जो है रेल, और बहुत तेजी से उसमें जो है गुड्स एंड कमोडिटीज जो मूव किए जा सकते हैं। तो उससे ट्रेड जो है काफ़ी कई गुना बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट की तरह का होती है। उसके लिए अशगाबाद ट्रीटी हुई थी 2016 में। विच वन इज नॉट ए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको जरूर आपको याद कर लेना चाहिए। उसमें फेयर लेबर वेजेस नहीं है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, बाकी सब है। इससे यदि आप ये याद कर रहे हैं तो 8 जो एमडीजी हैं वो भी अभी भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा है, तो वो भी क्यों ना याद कर लीजिए। Everything will be all right, when people stop thinking of UN as a weird Picasso abstraction and see it as a drawing they made themselves। मतलब कि UN कोई मैजिक वैन नहीं है, आपने खुद बनाया। जैसे आप हो वैसे ही यूएन होगा। यदि आप ह्यूमन इम्परफेक्ट है, स्टेट इम्परफेक्ट है, तो यूनाइटेड नेशन भी इम्परफेक्ट होगा, बस कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, रियली। ये कहने वाले दैग हमस्कॉल थे, जो कि सेकेंड यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे स्वीडन के, जिनकी दुर्घटना एक प्लेन क्रैश में हुई थी, और इनको जो है मरने के बाद नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैगवे ली का जो कथन है वो पढ़ लीजिएगा, कोफी अनान का, और एक बहुत ही और बहुत अच्छा इन्होंने, डैग हमस्कॉल ने जो कहा है कि यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन, कोई स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल है। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जस्ट आपको, मतलब ये और नरक नहीं बनने देता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि आपको हेवन बना देगा, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे, जैसी दुनिया है वैसी ही रहेगी। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वाड। तो क्वाड जो है वो, इसका मेन एम है फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन। ये यूएसए के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेड है। ये चाइना के अगेंस्ट डायरेक्टेड है, लेकिन यूके इसका मेंबर नहीं है, ये कहना गलत है। यूके एक अलग ग्रुप बनाया है अमेरिका ने, AUKU, आकुश। तो आकुश में जो है यूके जुड़ता है ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इससे आप जानिए कि एक वेस्टर्न जो है मिडिल ईस्ट में भी एक क्वाड बनाया गया, इसको I2U2 कहते हैं। आई मतलब इसमें इंडिया एंड इजराइल, एंड यू जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 4 कंट्री मिलकर बनाते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच, थ्योरी थिंकर, कंस्ट्रक्टिविज्म, वेंट, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरल रियलिज्म मैंने अभी एक्सप्लेन किया एक दूसरे वीडियो में, बैरी बुजान, जिसको कि कोपेनहेगन स्कूल भी कहते हैं। नियो क्लासिकल रियलिज्म, गिडेन रो, जिसके एक तरह से फाउंडर है, इन्होंने क्वाइन भी किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्टिन वाइट नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप मिशेल फूको को रख सकते हैं, डेरिडा को रख सकते हैं, मैनी अदर को रख सकते हैं, लेकिन मार्टिन वाइट को आपको रखना होगा इंग्लिश स्कूल या इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल में। Which term is not related to liberalism, international regime, international law, international
इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी। रिलेटिव गेन कभी नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट गेन होती है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है तो कोर थॉट है। रिलेटिव गेन का मतलब होता है कि यदि कोऑपरेट कर रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल वेंचर में, तो स्टेट ये देखते हैं कि हमें क्या गेन हुआ, इसको नहीं देखते कि हमारा गेन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है। रिलेटिव ये देखने का यदि आपका नजरिया है तो आप रियलिस्ट चश्मे से देख रहे हो, यदि रिलेटिव गेन देखते हो तो। 7 पार्टी अलायंस जो है वो नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुई थी, उसमें सभी पार्टी जिसमें कि माओइस्ट और लिबरल एंड सेंट्रिस्ट सभी थे, मिलकर उन्होंने एक आंदोलन लड़ा था मोनार्की के अगेंस्ट में, वो नेपाल में हुआ था 2006 में। उससे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी और 2 ही साल बाद शायद मोनार्की भी खत्म कर दी गई और रिपब्लिक बना। हु डिफाइंड पावर एज को क्रिएशन इन ग्रुप बाय कम्युनिकेशन टू रियलाइज पब्लिक रियल। इस लाइन को तो 10 बार पढ़ के रट लीजिए, आना आर्डेंट। ए वे ऑफ सीइंग पावर एज को क्रिएशन, मिल करके पब्लिक रियल में, मतलब कि ये नहीं कि घर में, पब्लिक रियल में, वो भी स्पीच, कम्युनिकेशन, डायलॉग के थ्रू जब आप को क्रिएट कर। विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, तो ये रिफ्लेक्सिविटी मतलब कि खुद अपने ऊपर भी झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, टोटल चेंज करना, जो व्यवस्था है, जो सोशल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ग्लोबल लेवल पे, उसको बदलना इस तरीके से कि ह्यूमैनिटी जो है एक तरह से मुक्त हो, ये इसका एम रहता है। ये पॉजिटिविस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नॉर्मेटिविज्म हो सकती है, रिफ्लेक्सिविटी हो सकती है, लेकिन एकदम हार्ड ब्रूट फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड साइंटिफिक वे में एनालाइज करना इसके एलिमेंट में शामिल नहीं है। इस पॉजिटिविस्ट अप्रोच को आप ले सकते हैं कि जो न्यू रियलिज्म है या न्यू लिबरलिज्म है, जो फाउंडेशनल या कह लीजिए एक तरह से जो 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 मेन स्ट्रीम थ्योरी है, जिसको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी कहते हैं, वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच अपनाते हैं। क्रिटिकल थ्योरी जो है रिफ्लेक्सिव अप्रोच या इंटरप्रेटिव अप्रोच अपनाते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाते हैं। इसके अलावा 3-4 पैसेजेस थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान थे। तो मेन जो गेम है वो आपका इस 25-30 क्वेश्चन में, और आपने देखा कि इसमें से 3-4 या 5 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी एकदम यूजुअल रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। तो सो गुड विशेस डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएं, साओ गाइड को आज रात में भी खूब पढ़ें और कल आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और यदि आपको पेशेंस हो और थोड़ा भी यदि आपको ये हो कि आगे आने वाले स्टूडेंट जैसे अभी फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठाएं आपके मेहनत से, तो ज़रूर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को रिकॉल करना चाहिए और मुझे कल मेल करना चाहिए। ना ही ओनली इससे आप एक अवार्ड जीतते हैं, जो आजकल मैं डेफिनेटली किसी बुक या किसी मेंबरशिप के फॉर्म में देता हूं यदि आप मैक्सिमम करते हैं, लेकिन आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर होने को भी आप एक जो आपका कर्तव्य पूरा करते हैं और आप जुड़ते हैं इस कड़ी में नॉलेज शेयरिंग में। तो जरूर कल जो है मेमोरी रिकॉल पेपर को शेयर करें, जिससे इस तरह की वीडियो अगले साल भी बनाई जाए। ओके देन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि क्रैश कोर्स JMI, AMU, सिपेट उड़ीसा, CPG असम एंड अदर PGET की आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच जो अभी चल रहा है। paulsciencehelp@gmail.com पे मेल भेजें। और नेट JRF बैच ज्वाइन करने के लिए जो सेट असिस्टेंट प्रोफेसर PGT SSB के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर भेजें, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, बाय, टेक।